सिन्हा साहब जाके वहां बन गए। हमारे पास उतने स्केल की कोई कंपनी नहीं है देखिए, जो आप बिल्कुल सही बात की, यहाँ। देखिए आप सही बात बोल रहे हैं। और अब सही, मैं आपको एक सुनील बात सोडेन बताऊं। साहब बताएंगे। सुनील सोडेन साहब, वो कौन सी कंपनी थी जिसके पूरे टर्नओवर के बराबर हमारे सारी कंपनियों का टर्नओवर था? एनवीडिया की बात थी, पिछले दिन आपने बताया था मुझे। करेक्ट करेक्ट, एनवीडिया थी। देखिए, इसमें मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। ये देखिए, हम लोग को वी शुड नॉट गेट मिसलेड। ग्लोबल मार्केट कैप 124 ट्रिलियन डॉलर है। 62 ट्रिलियन जो है उसमें से यूएस में है, और वो 62 ट्रिलियन में 19 ट्रिलियन 7 कंपनियां हैं। तो वो 7 कंपनियां को बेंचमार्क नहीं बना सकते हम लोग, क्योंकि वो 7 कंपनियों अभी नहीं, AI। वही चीज जो है जन्मेजय सर, हमें लगता है कि सबसे बड़ा फोकस स्केल पे हमें करने की जरूरत होगी। साकेत मिश्रा साहब, जब स्केल की बात आती है तो हम लोग वहां पे पिछड़ जाते हैं। आप छोटी सी बात कर लें टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एग्जांपल, आप तो बेहतर जानते होंगे साकेत जी कि हमसे ज़्यादा बड़े बड़े जो टेक्सटाइल के इंडस्ट्री हैं, एक एक इंडस्ट्री वो बांग्लादेश जैसे देशों में है। जितना एक एक इंडस्ट्री में उत्पादन क्षमता है हमारे यहाँ। मुझे याद है कि कोई बता रहा था किसी एक स्टेट गवर्नमेंट को 10 या 20 हज़ार इलेक्ट्रिक व्हीकल की जरूरत पड़ी, स्कूटी खरीदना था, तो कोई एक कंपनी नहीं मिली जो उसको एक साथ सप्लाई कर सके। तो ये एक स्केल की बहुत बड़ी दिक्कत है। कंज्यूमर हमारे पास बहुत बड़ा है, कंज्यूमर बेस बहुत बड़ा है। साकेत जी। लक्ष्मण जी, केवल टेक्सटाइल ही नहीं, मैं तो कहूँगा कुछ अन्य इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की जैसे इंडस्ट्री है। आज वियतनाम हम लोग से 3 या 3.5 गुना ज़्यादा निर्यात करता है। और इसमें बड़ी बेसिक चीज़ है जो अभी शायद अजीत जी ने बात की थी कि हम लोग बेड़ियाँ लगा देते हैं लोगों पर। हमें बेड़ियाँ नहीं लगानी चाहिए। हम लोग को, अगर हम लोग ग्रो किए हैं डोमेस्टिक कंज्यूमर की वजह से, तो या तो डोमेस्टिक कंज्यूमर को भी ऐसी चॉइस मिले। हम लोग का स्केल कब होगा? स्केल होता है जब हम विश्व की तरह विश्व के बेस्ट कंपनियों के बराबर बना सकेंगे, और क्वांटिटी पे। ये तो बड़ी चीज है। छोटी चीज होती है रेडीमेड सूट। रेडीमेड सूट अगर चीन जाइए आप, तो आज की डेट में वो, अगर आप 1 लाख सूट का ऑर्डर नहीं देंगे तो कहता है हमें नहीं चाहिए। हमारे यहाँ 1 लाख सेम क्वालिटी के सूट आज भी नहीं बन पाते हैं। तो हम लोग को करना क्या है? जो हम लोग का रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, इन सब चीजों में बदलाव थोड़ा सा लाने की जरूरत है। कंपनी को रोज किसी न किसी इंस्पेक्टर की जगह बेहतर है कि वो जो 10,000 या 1 लाख सूट बनाने जा रहे हैं उसकी क्वालिटी वो चेक कर लें, वेरीफाई कर लें। अगर कोई कंपनी खराब करती है तो उसके ऊपर मोटा फाइन लगाएं। पर लगातार कंप्लायंस का जो लोड होता है, या कहीं कहीं पे आज भी प्रोग्रेस हो रही, मैं प्रोग्रेस से कभी असहमत नहीं हूं। हाँ, एकदम नहीं इनकार कर, पर सवाल ये है कि अगर हमारा पोटेंशियल 100 है और हम 40 पे चलते हुए बड़े खुश हैं, हाईवे पे सब कुछ तो दे दिया है माननीय मोदी जी ने। लीडरशिप है हमारे पास, डोमेस्टिक इकोनॉमी है हमारे पास, रूल्स हट रहे हैं हमारे पास, तो क्यों नहीं बदला? ये जो नीचे का लेवल है, कहीं ना कहीं पे उनका जो कैटलिस्ट है, मोदी कैटलिस्ट कहूंगा मैं, वो कैटलिस्ट नीचे तक जाते हुए बुरी तरह से डाइल्यूट हो जा रहा है। और उसमें कंपैरेटिव फेडरलिज्म का फर्क है। आज अगर आप गुजरात जाइए, मतलब मैं उत्तर प्रदेश का हूं, पर मैं इसमें शर्म नहीं महसूस करता हूं कि अगर गुजरात जाइए तो गुजरात या महाराष्ट्र, वहां पे स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस, एग्जीक्यूशन ऑन द ग्राउंड ज्यादा तेज होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये देखना होगा कि हमारे साथी हैं इंडस्ट्रियलिस्ट। कल अगर इंडस्ट्रियलिस्ट बड़ा होगा तो यहाँ पे निवेश करेगा। हम लोग को क्यों लगातार कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म साकेत सर बढ़ा है। इसको काफी करीब से अनुज गुप्ता जी देखे होंगे, जब सरकार में ये थे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग आती थी राज्य सरकारों की, हर साल आती है। उसमें राज्य सरकारों में आपस में होड़ मची हुई थी कि आपने मेरा ये वाला पॉइंट क्यों नहीं ऐड किया, इससे मेरी रैंकिंग बढ़ जाती, आपने ये वाला पॉइंट क्यों नहीं ऐड किया, मेरी रैंकिंग बढ़ जाती। और ये अच्छा प्रयास किया गया था और बहुत इसमें इंटरेस्टिंग सा कंपटीशन होता था। तो ये चीज़ें सारी कुछ बदली हैं, लेकिन इतना ज़्यादा जकड़ा हुआ था, पूरी व्यवस्था जकड़ी हुई थी कि उसको बदलने में टाइम लगेगा। और एक चीज़ जो आपने कहा, मुझे लगता है कि जिस
तेजी से बदलने की जरूरत है। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, उस अपॉर्चुनिटी को अगर आपको समय रहते ग्रैब करना है तो आपको अपने बदलाव को भी काफी तेजी से करना पड़ेगा, पुरानी रफ्तार से नहीं करना पड़ेगा, जो शिवकांत शर्मा साहब सवाल उठा भी थे। शिवकांत शर्मा साहब, इसको मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से आपके पास लेके आना चाहूंगा कि एक होता है कि बदलाव पहले कर दीजिए, इंडस्ट्री आएगी, लेकिन इस बीच हमने देखा बहुत सारे डी कंट्रोल हुए, बहुत सारे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर हटाए गए, तो कुछ चीजें चल प्रोसेस में आ गए, इंडस्ट्री आनी शुरू को होंगी, अपनी बातें रखेंगी, सरकार उनके हिसाब से चीजों में बदलाव करेगी, तो ये भी एक तो तरीका हो सकता है। नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ चीजों में सरकार को दूरदृष्टि रखकर भी चलना होता है। अब 2008 के बैंकिंग क्राइसिस को याद कीजिए। उस वक्त भुगतान संतुलन का संकट आया नहीं, भारत ने नहीं झेला, लेकिन उसी वक्त ये सोचना चाहिए था कि आगे चल के अगर इस तरह का संकट आता है, तो अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं अचानक, तो हम अपने भुगतान संतुलन को कैसे रख पाएंगे। जब उसका विकल्प एक ही है, जैसे चीन के पास है। चीन क्यों नहीं उससे उतना प्रभावित हो रहा कि चीन एक्सपोर्ट करके विदेशी मुद्रा ले लेता है, तो उसका भुगतान संतुलन बना रहता है। हमारे पास ऐसा कोई वैकल्पिक साधन हमने बनाया नहीं। चीन से ज्यादा आपको स्वच्छ ऊर्जा की या रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करने की भारत को ज्यादा जरूरत थी, और भारत को 20 साल पहले ये सोचना चाहिए था। अब जाके सोच रहे हैं, अच्छी बात है। वो पंचतंत्र वाली कहानी है 3 मछलियों की, कि एक मछली जो है वो भविष्य का सोच के काम करती है, एक मछली जब समस्या आती है तब उसका समाधान ढूंढती है, और तीसरी मछली समस्या आने पर भी ये कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा, सब ऊपर वाले पर है। तो हम तीसरी मछली बने रहे हैं, हमें पहली मछली बनना होगा। जब तक हम 20 साल आगे की सोच के नहीं चलेंगे, जो कि चीन चल रहा है। आप देखें, चीन की हर नीति को देखें, वो 20 साल आगे की सोच के चलते हैं। अब जैसे ये रेयर अर्थ पॉलिसी है, 20 साल पहले बन गई थी, 25 साल पहले। इसी तरह से एक्सपोर्ट की उनका डाइवर्सिफिकेशन जो है अमेरिका को छोड़ करके, ये 10 साल 20 साल पहले बन गया था। तो जैसे ही अमेरिका ने टैरिफ वगैरह लगाए, वो लैटिन अमेरिका चले गए, वो अफ्रीका चले गए, उन्होंने डाइवर्सिफाई कर लिया, वो वैसे के वैसे हैं। तो जब तक सरकार इस लेवल पे काम नहीं करेगी, ठीक है, डेमोक्रेसी में ये करना बड़ा मुश्किल है, लोकतंत्र में, और कंपेटिटिव लोकतंत्र में करना और भी मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है सबको साथ चल के, सबको जो है वो एक साथ सोचना होगा। अब मुख्यमंत्री, किसी ने बात कही कि साहब वो कुछ मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो कि बड़ा अच्छा लगा सुन करके, कि जब निवेशक आता है तो कमरे में बंद करके चाबी खो जाए वाली जो है वो नीति अपनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे मुख्यमंत्री भी रहे हैं जिन्होंने अपने ही घर के निवेशक को प्रदर्शन करके भगा दिया वहां से, और एक स्टेट से नहीं, 2-3 स्टेट में ऐसा हो चुका है। तो आप जब अपने ही निवेशक को, अपनी बड़ी कंपनी को भगाने पर उतारू रहते हैं, तो बाहर का क्यों आएगा, कैसे साहस करेगा आने की। तो ये सारी बातें हैं जो हाँ, एक ऐसा असर छोड़ती हैं जिसकी वजह से इमेज बनती है, और इमेज भी कई इमेज बार जो है वो निवेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने एक जो बात कही उस पर मैं चाहूंगा सुनील सुवर्णम साहब थोड़ा सा स्पेसिफिक राय दें। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात इन्होंने कहा, जिसको भुगतान संतुलन शिवकांत सर ने कहा, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो इमीडिएट समस्या है, कोई इमीडिएट उपाय है क्या? हाँ, इमीडिएट उपाय तो है कि जब रघुराम राजन थे तो उन्होंने जो स्वैप किया था, जहाँ पे एनआरआईज पैसा ला पाए, जो $35 बिलियन का किया था, उस तरह से कुछ शॉर्ट टर्म के लिए सोचना पड़ेगा कि 3-4 साल का एक स्वैप करके थोड़ा पैसा लाना। सेकंड, एनआरआईज को उधर पैसे लाने के लिए कुछ थोड़ा इंसेंटिव्स वगैरह देकर, और इनफ्लोस को बढ़ाने के लिए, तो ये समस्या हल सकती है। देखिए क्या चीज है कि इसमें कि सब लोग सोच रहे थे कि ये वॉर जल्दी खत्म हो जाएगा, जल्दी, इसलिए कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया गया। अब दिख रहा है कि वॉर खत्म ही नहीं हो रही है, जा रही है, तब उठ रहे हैं और तब कर रहे हैं कुछ कुछ। तो मेरे ख्याल में ये अल्टीमेटली आपको डॉलर इन्फ्लोस लाने की जरूरत है शॉर्ट टर्म में, और वो किसी ना किसी तरह रिजर्व बैंक उपाय करवा देगी। तो इसके बारे में डरने की जरूरत नहीं है, वो कुछ ना कुछ अपना स्वैप साकेत मिश्रा साहब, आपके हिसाब से बैलेंस ऑफ पेमेंट की तत्काल जो समस्या है, इसके लिए इमीडिएट उठाने वाले कदम? जो सुनील जी कहते हैं एकदम सही है। पेट्रोल का थोड़ा बहुत तो कम होगा, हम लोग की खपत, हम लोग को जो इस समय जो कदम लिए जा रहे हैं, डिमांड को हमें शॉक करके थोड़ा सा कम करना होगा और वेस्टेज को रिड्यूस करना होगा। अभी कहीं और भी चर्चा में कर रहा था कि हर सरकारी बिल्डिंग पे दिन भर लाइट जलने की क्या जरूरत है। अगर आप सारी सरकारों की बिल्डिंगों की लाइट रात को कम से कम बंद हो जाए,
उसी से बड़ा फर्क पड़ेगा। तो छोटे छोटे कदम है जिससे हम लोग को डिमांड शॉक कहीं ना कहीं पे देना पड़ेगा फॉर सेक्टर्स दैट आर इंपोर्ट डिपेंडेंट। और उसके साथ साथ जो आरबीआई अपने कदम लेगा जिससे कि हम लोग की, क्योंकि हम लोग की एफएक्स पोजीशन तो काफी अच्छी है, पर आर्टिफिशियली रुपये को प्रोटेक्ट करना या इन सब चीजों करने से शायद इतना बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद स्पेकुलेटर पैसा बनाते हैं। पर आरबीआई कुछ न कुछ कदम लेगा जिससे कि फ्लोज जो है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के इंप्रूव हो जाएंगे। तो दो लेवल पे है, एक है तो दूसरा जो आरबीआई करेगा मॉनेटरी मूव्स को। एक सवाल और है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे हालात की तुलना कोविड के दौरान से की और कहा कि कुछ वैसे ही कदम उठाने की जरूरत है। तो कोविड के दौरान जो प्रधानमंत्री पैकेज नाम दिया गया था, उसमें बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए जो लॉन्ग टर्म के थे। रिफॉर्म के बहुत सारे कदमों का ऐलान किया गया, उसमें कुछ कदम जमीन पर उतरे भी, कुछ कदम ऐलान के बाद ऐलान बनकर रह गए। तो क्या ये मौका है कि उन सारे रिफॉर्म जो ऐलान हुए जमीन पर नहीं उतरे उनको फिर से किया जाए, और कुछ ऐसे रिफॉर्म जो ऐलान नहीं हुए लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर लैंड रिफॉर्म की बात है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बात है, क्या वो सही मौका है करने का? क्या इस पर आप लोगों की राय लूंगा छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं।